हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लास। एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के अध्याय प्रथम हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा ये चैप्टर है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप ध्यान से समझे तो आपको पूरा का पूरा स्टेप समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं भाई, अध्याय की जो नज़र डालते हैं, जो अध्याय के जो प्रश्न है उस वह क्या है और वो जो टॉपिक हमें जो पढ़ना है इस अध्याय में वो क्या पढ़ना है यह समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस अध्याय में हमें पढ़ना है पहले पदार्थ। तो आप पदार्थ को तो अच्छे से समझते आए हुए हैं, क्लास 8th 6th 7th स्टैंडर्ड से ही समझते आ रहे हैं कि भाई पदार्थ जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब बात करें अगर जो ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में आपने देखा होगा कि ठोस अवस्था जो होते हैं उसका निश्चित आकार होता है। जी हाँ, ठोस जो होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। ऐसे ही अगर जो बात करें द्रव की तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, ये जिस भी पात्र में हम चाहें उस पात्र में इन्हें रख सकते हैं। और अगर जो बात करें गैस की तो ये भाई अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, अब अगर जो बात करें इनमें टॉपिक की तो यह भाई निश्चित आयतन होता है, मतलब इनकी वैल्यूम जो होती है ठोस की वो एक निश्चित वैल्यूम होती है। लेकिन अगर जो द्रव की वैल्यूम की बात करें तो भाई इनका निश्चित आयतन होता है। ठीक है, मतलब इसके भी निश्चित आयतन होते हैं, इसके भी निश्चित आयतन होते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई अगर जो 1 लीटर हमारे पास जल है तो वो जल जो हमारा है किसी भी पात्र में आप रख दीजिए 1 लीटर ही होगा ना, तो वहाँ उसका आयतन वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बात करें यहाँ इसकी जो आयतन की गैसियस में तो इसका आयतन निश्चित नहीं होता। मान लीजिए एक बोतल है, एक बोतल में आप गैस को कैद कर रहे हैं, तो अगर जो आपने जो भी गैस कैद की तो वो क्या होगा, फैल जाएगी, मतलब पूरे के पूरे जो बोतल है उसमें वो गैस फैल जाएगी। तो इसलिए इसका आयतन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर जो बात करें ठोस में तो ठोस में भाई बहाव नहीं होता है, लेकिन द्रव में बहाव होता है। जैसा कि आप जल को देख रहे होंगे, जल में बहाव होता है ना, जल बहते हैं ना, तो वहां पर जल में बहाव होता है। और अगर जो बात करें इसमें गैस में तो गैस में भी बहाव होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई किसी भी पात्र में अगर जो उसको रखेंगे हम गैस को यहाँ रख लें तो सब आपस में बहेंगे ना धीरे धीरे, तो इनमें बहाव होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर जो ठोस की तो भाई ठोस के जो कण होते हैं अत्यधिक पास होते हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे भाई, एक ईंट को ले लीजिए, उसके कण जो होंगे बहुत ही कठोरता से बंधे होंगे। यहाँ अगर जो बात करें इसमें अगर जो द्रव में, तो द्रव की बात करें तो भाई कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, अगर जो जल की बात करेंगे तो उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, बीच में दूरी होती है। और यहाँ अगर जो बात करें गैसों की भाई, तो कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। जी हाँ, अगर जो एक कण यहाँ एक गैस का पार्टिकल तो एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, फिर एक गैस का पार्टिकल यहाँ है तो एक गैस का पार्टिकल यहाँ, तो इनके बीच में जो स्थान होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, संपीड़न नगण्य होता है। मतलब ये अगर जो संपीड़ितता इनकी क्या होती है, नगण्य होती है। ये क्या होता है, कुछ संपीड़ होते हैं, ये बहुत ज्यादा संपीड़ होते हैं। संपीड़ कहने का मतलब ये होता है कंप्रेस करना, मतलब दबाना। मान लीजिए हमने अगर जो एक ईंट को लिया तो एक ईंट को दबा रहे हैं किसी तेजी के साथ, तो आप क्या देख रहे हो, दबेगा क्या, ईंट दबेगा? अगर जो ज्यादा जितना भार उसके ऊपर लगाएंगे उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन कंप्रेस नहीं होगी, दबेगी नहीं। यहाँ कुछ कंप्रेशन होगा। कहने का तात्पर्य मेरे है, अगर जो आप बोतल लीजिए, उस बोतल में पानी अगर जो प्रेस करके दबा के भरिए तो उसमें भरेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेस होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर जो एक गैस की पार्टिकल को ले लीजिए तो गैस के पार्टिकल को जितना चाहे उतना संपीड़ित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूरी होती है। जैसे एक गैसियस पार्टिकल है तो इनके बीच में कई कई दूरियां होती हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पिस्टन के माध्यम से इन्हें हम कंप्रेस करते हैं दबाते हैं, तो इन्हें हम इतना बड़ा आयतन इनका दे सकते हैं ना, मतलब इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये फाइनल टॉपिक था, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कि अब समझने की कोशिश करते हैं भाई पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। ठीक है, तो कहने का मेरी तात्पर्य है भाई, ब्रह्मांड में या विश्व में जो भी चीजें उपस्थित हैं वो सभी एक पदार्थ ही कहलाते हैं। ठीक है, अब भाई पदार्थ की खासियत क्या है? पदार्थ की खासियत यह है कि भाई पदार्थ स्थान घेरते हैं और इनमें द्रव्यमान होता है। ये इनकी खासियत है, इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर जो बात करें अगर जो कणों की भौतिक गुण, मतलब बात करें अगर जो इनके कणों की भौतिक गुण की, तो यहाँ ध्यान समझो भाई, जो पदार्थ जो होते हैं वो कणों से बना होता है। ठीक है, ये सतत नहीं होते। ठीक है, सतत नहीं होते हैं, और पदार्थ के जो कण हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं। जी हाँ, ये बात आपने पॉइंटली अच्छे से नोट की होगी। भाई पदार्थ की बात करें अगर जो, तो भाई पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं, यह ध्यान से समझिए। क्या गुण होता है? पहला गुण है जो है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जी हाँ, ये बात आप ध्यान से समझ लोगे भाई, पदार्थ के जो कण होते हैं वो कंटिन्यू
कंटिन्यूअसली हमेशा गति करते रहते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। जी हाँ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गति करने की एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। और यहाँ एक पॉइंट हमने लिख दिया भाई, पॉइंट क्या हमारा कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज होती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। जी हाँ, ये टॉपिक तो आप फाइनली समझ ही गए होंगे भाई। जब तापमान बढ़ाते किसी भी पदार्थ का जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो उनके कणों के बीच में जो होती है वो तेजी से उनकी गति करेंगे, और क्योंकि गति करने से कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ हम गतिज ऊर्जा तभी बढ़ा सकते हैं, किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा हम तभी बढ़ा सकते हैं जब उन्हें हम टेम्परेचर देंगे। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक हमारा वो है, ये ध्यान से समझिए भाई, पदार्थ के जो कण होते हैं के बीच में रिश्ता स्थान होता है। जी हाँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल की तरह से समझाने की कोशिश आपको की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, आपको यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपको एक बर्तन मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिए भाई, जब हम चाय, ठीक है, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान कैसे है। यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई एक लाख अविद्युत पानी के कण है। ठीक है, यहाँ आपको लाखों पानी के कण या मॉलिक्यूल्स मिल रहे होंगे, और यहाँ जो आपको मिल रहा होगा कि भाई लवण के एक चम्मच ले लिया गया। लवण कहने का मतलब है नमक। ठीक है, नमक लिया। पानी में जब आप नमक को घोलते हो तो क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप पानी में नमक को नीचे डालोगे तो नीचे यहाँ पर जमता हुआ नमक दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, नमक यहाँ जब नीचे आ जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं, इसे हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं इस डंडे की सहायता से। इसे हमने मिला दिया, तो जब डंडे की सहायता से मिला दिया तो आप जानते हो कि H2O पानी का जो है फॉर्मूला होता है। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं भाई H है, O है और H है, कहीं इनके बीच में हो सकता हो यहाँ रिक्त स्थान हो, कहीं पर भी रिक्त स्थान हो, तो उसके बीच में जो Na है, मतलब NaCl नमक के मॉलिक्यूल्स जो है वो आसानी के साथ आ जाएंगे। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फाइनली जूम कर दिया मैंने, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जल के कण है, उसके बाद जो आपको दूसरे कलर का दिख रहा होगा वो आपको मिल रहे होंगे लवण के कण। ठीक है, तो फाइनली ये चीज तो आपने समझ ही गया होगा। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट हमारा, वो थर्ड पॉइंट ध्यान से समझिए, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। जी हाँ, ये ध्यान समझने वाली बात है। पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं, जब हम पानी के जो होते हैं, पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की जो धारा को अपनी उंगली से तेजी से कोशिश करते हैं, क्या वह जो है धारा टूट जाती है? नहीं टूटती है। जी हाँ, आप जब नल चलाते हो तो नल जब चलाते हो तेजी के साथ तो उसमें से धारा गिरती है पानी की। तो क्या आप जब पानी की धारा पे अपनी उंगली लेकर जाओ तो क्या पानी की धारा कट जाती है, टूटती है? जी नहीं टूटती। आप तो कंफर्म पता हो गया, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। जी, ये कहने का मेरे मतलब है कि पानी की जो धारा है वो जुड़ी होती, कंटिन्यूअसली पानी जो है नल से निकलता रहता है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आकर्षण बल के कारण जुड़े हैं। तो आपने ये बात तो समझ लिया है कि भाई जो पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाई जब नल होता है, नल से पानी गिरते हैं तो कंटिन्यूअसली गिरे। आप हाथ लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्या कट जाएंगे? नहीं, वो पॉइंटली कंटिन्यूअसली गिरते रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप शायद समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट में कुछ हमने बिंदु लिखी है, वो बिंदु क्या है वो ध्यान समझिए। पदार्थ की जो कण के बीच में रिक्त स्थान और गति, उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थ से सबसे कम होती है। जी हाँ, और यहाँ पर समझने वाली बात है, द्रव स्थान के मध्य और गैसीय स्थान के अत्यधिक होती है। यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि भाई पदार्थ के जो कण होते हैं कि जो बीच रिक्त स्थान है और उनकी गति ऊर्जा जो होती है ठोस में सबसे कम होती है। कहने का मेरे तात्पर्य ये ऐसा क्यों है बाबू, क्योंकि इनके अंदर जो है रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, अभी रिक्त स्थान जो होता है वो पदार्थ के कणों के बीच में, अगर जो मैं बात करूँ ठोसों की अपेक्षा, तो भाई ठोस में जो होता है वो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिक्त स्थान कम होते हैं। ठीक है, अगर जो बात करें दो में तो ये मध्यम होगा, गैस में सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि बात आप समझ रहे हो कि भाई जो गैसियस होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं। गैस की पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान जब अधिक होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, और जिसके कारण वो क्या करेंगे, अत्यधिक क्या होगी, अवस्था अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा अधिक होने का कारण उनका ये होता है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है भाई आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है। जी हाँ, यहाँ ध्यान समझने वाली बात है, जो आकर्षण मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ठोस में अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है, गैस में सबसे अधिक कम होता है। क्यों बाबू? यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है क्योंकि आप ईंट को देखोगे तो ईंट के अंदर क्या होते हैं, उनके कण जो होते हैं भाई आपस में आसानी के साथ बहुत तेजी के साथ बंधे होते हैं। उनके अंदर आकर्षण बल इसलिए बहुत ही कम लगता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, आकर्षण बल बहुत तेज होता है, इसलिए अच्छे तरीके से वो बंधे होते हैं। द्रव में उनसे थोड़ा सा कम, लेकिन गैस में उनके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गैसियस पार्टिकल में आप जब देखोगे तो उनके कण यहाँ एक यहाँ होगा, तो उसके अंदर जो होगा उसके बीच में जो होगा सबसे दूरी होगी, दूरी होने के कारण उनका आकर्षण बल जो होगा वो कम होगा। ठीक है,
ऐसी बात करें गैस अवस्था में कणों में जो होते हैं गति होगा वो मध्यम होगा, और द्रव अवस्था में जो न्यूनतम होते हैं, और ठोस अवस्था में अत्यधिक होते हैं, अधिकतम होते हैं। जी हाँ, कहने का मेरे मतलब यहाँ पर है गैस अवस्था में जो कणों की गति जो होती है वो मध्यम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। और भाई द्रव में जो होता है वो न्यूनतम होगा, और ठोस में अवस्था में अधिक जो होगा में अधिकतम होती है, ठीक है। तो यहाँ गैसीय अवस्था में आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। फाइनली और भी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग का जो तीसरा पॉइंट था, उस पॉइंट को यहाँ मैंने आपको एक फिगर की तरह से समझाने की कोशिश की है। जी हाँ, ध्यान से समझिए भाई। ये आपको मिल रहा होगा एक ठोस पार्टिकल, ठीक है। ठोस पार्टिकल के बीच में कणों का जो आकार आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये आपका एक द्रव पार्टिकल, जिसमें छोटा सा द्रव का पार्टिकल का बीच में आकार दिख रहा होगा। भाई इनके दूर दूर होंगे ना, उनके बीच में अवकाश होता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे गैसेस पार्टिकल, तो गैसेस पार्टिकल के बीच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अवकाश होता है। यहाँ आप ये समझने की कोशिश भी कर सकते हैं भाई कि जो ठोस होते हैं उनके जो ऐसे जालक बन सकते हैं, द्रव के जालक ऐसे बनता है, और गैसेस के पार्टिकल के जालक ऐसे बनते हैं। तो यहाँ आपने जो तीनों अवस्थाओं के कणों का जो योजन है, जो आपने यहाँ पर समझने की कोशिश की, जो आधात्रिक चित्रण था वो आपको समझाया मैंने, ठीक है। अब बात आती है जो है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है। ध्यान से समझिएगा भाई। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो भौतिक रूप से जो पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्थाएं पाई जाती है। वो होगा एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जी हाँ, यहाँ पर तीन अवस्थाएं जो होती हैं भौतिक रूप में मिलती हैं आपको। भाई हम जो है मतलब मानव को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में वियोजित किया गया है। जी हाँ, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक टॉपिक पड़ता है आपके लिए कि भाई बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वो जो मानव है या जो भी हम लोग भी हैं, तो हम लोग किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ हमें भी तीन अवस्थाओं में विभोजित किया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग तीन अवस्थाओं में नहीं है। कैसे हैं देखिए ध्यान से भाई। हड्डियाँ जो होती हैं और दांत जो है वो ठोस अवस्था हो गया, ठीक है। और अगर जो बात करें ब्लड की, मतलब रक्त की, और जल जो होता है हम लोग के अंदर, वो द्रव अवस्था का हो गया। और फेफड़ों में हवा, ठीक है, गैसीय अवस्था, और 70% जो होता है पानी हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो कि हमारे शरीर के अंदर मतलब ह्यूमन बॉडी जो आपको मिल रही है वो भी 3 स्टेट में मिल रहा है, 3 अवस्थाओं में मिल रहा है। वो भी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में मिल रहा है। ठोस कौन से होंगे? हड्डियाँ और दांत होगा, और जो द्रव होगा वो रक्त और जल होगा, और जो फेफड़ों में उपस्थित हवा है वो गैसीय अवस्था में मिलती है। और अगर जो मैं बात करूं अब ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में यह खासियत होती है कि एक निश्चित आकार होता है, और ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ये जो टॉपिक पूरा है मैं आपको और समझाता हूं। तो यहाँ टॉपिक हम तीसरा समझते हैं भाई। तीसरा ये जो हमारा है निश्चित या स्थिर आयतन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आपको मिल रहा है, इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ माने मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। उदाहरण यह है, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। जी यहाँ आप समझ रहे होंगे भाई, किसी भी रबड़ को आप जब तेजी के साथ खींचते हो और उसके बाद छोड़ देते हो तो उसी अवस्था में, लेकिन अगर जो ज्यादा तेजी के साथ खींच दियो तो वो टूट जाता है। तो यहाँ आपने ये पॉइंट तो समझ ही लिया होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो देखिए भाई, ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ मतलब रिजिड आकार होता है। जी ये टॉपिक तो आपने समझ लिया होगा भाई। यहाँ पर समझिए, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी एक पॉइंट है, जो हाथ में दबाकर स्पंज की काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के जो छिद्रों में हवा भरी जाती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पंज क्या होता है भाई? स्पंज के गद्दे होते हैं, मतलब जब हम कहीं बैठते हैं, स्पंज के गद्दे पर बैठते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है फिर उठ जाता है, बैठ जाता है फिर उठ जाता है। तो वहां पर जो आपको देख रहे हो वह स्पंज के गद्दे में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई उनके स्पंज के गद्दों के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब जो छिद्र होते हैं वो उनके अंदर हवा भर जाती है, जब हम बैठते हैं तो वही हवा निकल जाती है, फिर उसके बाद उड़ जाते हैं, फिर हवा वही भर जाती है। ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं भाई। द्रव अवस्था जो है, ठीक है, द्रव अवस्था क्या है वो ध्यान से समझिए। द्रव अवस्था में जो पहला पॉइंट है वो है कि भाई द्रव जो होता है वो तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है।
जी ये पॉइंट तो आप समझ ही रहे होंगे भाई। जो द्रव होता है हमारा वो तरल होता है, उनमें बहाव होता है। सेकंड जो हमारा है, द्रव कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे जिस बर्तन में रखा जाते हैं उसी आकार का धारण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरे ये है भाई, जिस बर्तन में हम द्रव को रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। द्रव का जो निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होती है, मतलब इनके अंदर संपीड़न का जो गुण है वो कम होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी गई हैं, उसको ध्यान समझिएगा भाई। द्रव के कणों का आकर्षण, जो कि कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित होता है, रखता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई द्रव के जो कण होते हैं उनका जो आकर्षण बल है और उनका आयतन जो होता है वो निश्चित रखता है। ठीक है भाई, और भी बात समझिए भाई, द्रव जो होता है जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो पॉइंटली ये बात तो आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा। और भाई ध्यान से समझो तीसरा बात, गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विशिष्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये पानी में घूमते रहते हैं। ठीक है, और की बात करें, यही जलीय पौधे व जलीय जीव जो होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। जी हाँ, आप ध्यान समझ सकते हैं, मछलियां जो होती हैं वो सांस कैसे लेती हैं? उनके लिए तो कहीं ऐसा नहीं कि वायुमंडल में हम निकाल देते हैं सांस लेती, ऐसा नहीं होता ना बाबू। क्या होता है कि जो अंदर जो भी जल होता है H2O क्योंकि उससे अंदर होता है, वहां पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, तो वहां से ऑक्सीजन ले लेती हैं। या वायुमंडल में मतलब जल के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड या जल कार्बन डाइऑक्साइड जो वितरित करता है, वहां जब ऊपर उठती हैं मछलियां, ऊपर उठती हैं तो वहां से ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों की तरीके से ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स ले लेती हैं और जीवित रहती हैं। और जो बाहर के पेड़ पौधे, मतलब जलीय पेड़ पौधे हैं, वो तो वायुमंडल से भी ऑक्सीजन की मात्रा उन्हें मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मिल जाती है, जिससे वो भोजन बनाकर अपना रहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो तीसरा पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, वो है द्रव अवस्था में विसरित अधिकतर होती है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों की गति जो होते हैं कणों की गति में ज्यादा होते हैं और ठोस में कणों की गति क्या होती है वो कम होती है। तो ये पॉइंट शायद आप समझ ही गए होंगे। अब मैं बताऊं आपको ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था में जो पहला होता है भाई, जो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ गैसीय अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था के बारे में, तो गैस अवस्था जो होता है भाई वो पहला ये होगा, गैस में बहाव होते हैं। सेकंड जो होता है भाई, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। तीसरा यह है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं कि ये किस सीमा तक जा सकता है। और चौथा जो पॉइंट है भाई, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पांचवा जो पॉइंट है भाई, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो ये पांचों पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए, कहीं पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान समझिए, गैसों के जो कण होते हैं इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। तो यहाँ पॉइंटली आप ये चीज समझ होंगे भाई, गैसों में जो बहाव होता है जिसके कारण से क्या होता है, इनके कण जो होते हैं इधर उधर घूमते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है भाई, गैस का जो कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखे हैं उसी का आकार धारण कर लेते हैं या उसी आकार में घिरे रहते हैं। तो ये पॉइंट आपने समझ ली होगी। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली यहाँ पर एक पॉइंट और हमारे पास है, जो भाई गैस की बात करें तो गैस अवस्था में कण जो होते हैं अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगी बल के कारण गैस का दाब होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ ही रहोगे भाई, जब बर्तन हम रखते हैं, ऐसा तो आपने देखा भी होगा वैसे भी, जब हमारे घर खाना बनता है भाई, अगर जो हमारे पतीले में खाना बन रहा तो वहाँ देख रहे होंगे गैस बनता है, उसके बाद पतीले के ढक्कन जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा भाई, जो कण होते हैं वो अनियमित रूप से तेजी के साथ गति करते हैं, जिसके कारण आपस में जो बर्तन के ऊपर क्या होता है, टकराव होता है, तो बर्तन के ऊपर टकराव करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब भाई जो हमारा पॉइंट आगे है, ये देखिए भाई, पदार्थ जो की अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब भाई, चेंज जो होगा, मतलब पदार्थ जो होते हैं उनमें चेंज क्या होता है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन क्या होता है। जी हाँ, ध्यान से समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, जो पानी होता है, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, जल जो है वो 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, पदार्थ की। यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ ठोस की, तो ठोस जब उसका जल का ठोस नाम होगा मतलब वो बर्फ कहलाएगा। अगर जो जल की बात करें, अगर जो वो द्रव में है तो उसका नाम पानी होगा, और गैस में है तो उसका नाम वाष्प होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे भाई, जो पानी है मतलब हमारा जो जल है उसके नाम में यहाँ चेंजिंग आपको दिख रही होगी। और मैं आपको बताऊं भाई, गर्म करने पर बर्फ जो होते हैं वो पानी में परिवर्तित हो जाते हैं और पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के 2 तरीकों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझ ली होगी। अब भाई तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, थर्मामीटर बर्नर यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप
समझ ही गए होंगे भाई तापमान में परिवर्तन। अब भाई ध्यान समझिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके लिए भाई, किसी भी आप अभी क्लास 11 12th में या 10th में आप समझोगे जाओगे तो वहाँ आपको ये जरूर मिलेगा भाई कि गलनांक क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये ध्यान से समझ लो बाबू, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो भाई गलनांक क्या होता है ये समझो भाई, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर कोई जो ठोस है पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब होता है बर्फ का जो गलनांक होगा वो कितना होगा, 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे भाई, सुविधा के लिए ध्यान से समझिए, सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। तो यहाँ आप क्या गलनांक समझ में क्या होगा कि आप क्या होगा, गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर या वायुमंडलीय दाब पर कोई जो ठोस है पिघलकर द्रव रूप में बदल जाता है उसी को गलनांक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो कहीं पर, नहीं तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और कंफ्यूज रहोगे भाई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जब 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 होता है, जब बर्फ जो होते हैं पिघलते हैं और बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, ठीक है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद कोई संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाने नहीं देती, ये जो एक पॉइंट होती है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है भाई, जो संगलन की गुप्त ऊष्मा है वो क्या होता है, ठीक है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है ये मैं आपको बता दूं भाई, तो हेडिंग पड़ता है संगलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के बदलाव के लिए उसकी उतनी जितनी ऊर्जा जो होती है, जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणकों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कण में अत्यधिक जो होती है अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ आप क्या पॉइंट समझ रहे हो भाई, संगलन की गुप्त ऊष्मा की मैंने बात करूँ तो भाई ध्यान समझिएगा, वायुमंडलीय दाब पर मतलब एटमॉस्फेरिक जो होगा वो वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और अगर जो बात करूँ 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को, किसी भी ठोस पार्टिकल को जो कि 1 किलोग्राम हो, ठीक है, उसको जब हम गलाते हैं, गलन करते हैं तो उसके लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने पॉइंटली समझ ली होगी। अब जो बात आती है वो आता है क्वथनांक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लीजिए आप ध्यान से, ठीक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, ठीक है, जिस पर द्रव जो है वो उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक स्पष्ट गुण होता है। जल का क्वथनांक 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जो हम 100 डिग्री सेल्सियस को जब हमें केल्विन में चेंज करना होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हमें जाकर 373 केल्विन मिल जाता है। तो फाइनली एक बार परिभाषा फिर से समझ लो बाबू, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जी हाँ, ये बात आप किसी से वैसे भी बता सकते हो कि भाई कहेंगे तापमान वह ताप जिस पर जो होता है कोई द्रव जो है वो उबलने लगता है, वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंटली ये चीजें समझ ली होगी भाई। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अब क्या होता है भाई यहाँ पर समझना भाई, संगलन की गुप्त ऊष्मा आपने देखा, संगलन यहाँ हो रहा था, मतलब आप क्या 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ आप क्या बात कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब उड़ने की बात कर रहे हो, वाष्प में बदलने की बात कर रहे हो, यहाँ जमने की बात हो रहा था, इसलिए यहाँ संगलन की गुप्त ऊष्मा नाम दी गई। यहाँ जमने की बात नहीं, वाष्पित होने की बात कर रही है यहाँ पर, इसलिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कही जा रही है, ठीक है। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है भाई, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पॉइंटली आप ध्यान से ये बात समझ लो, जैसे वहां आपने समझा था यहाँ पर ऐसे यहाँ पर समझना, कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर आपको मिल रहा है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, मतलब क्वथनांक कहने का मतलब है भाई 1 किलोग्राम द्रव को गर्म कीजिए, उसके बाद जितने जब वो ऐसा ताप मिल जाए जो गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद वो वाष्पित हो जाए, वेपराइज हो जाए, वाष्प के रूप में उसमें से ऊष्मा निकलना शुरू हो जाए, तो वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, ठीक है। तो फाइनली आगे भी बढ़ते हैं हम। तो ये तो पॉइंट हमने कवर कर लिया भाई। यहाँ पर है भाई, जब जल होता है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें जो उसके जो तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ नहीं पाती है। जी हाँ, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि भाई पानी को जब हम उबालते हैं तो उसमें जो तापमान होता है वो वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण का जो गुप्त ऊष्मा है वो पानी के कणों के बीच का आकर्षण जो होता है वो तोड़ती नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अर्थात अतः मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब भी हम पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने के
बाद जो उसमें से उष्मा निकलेगी, जो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्योंकि निश्चित हो जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस में पूरे पानी जो होते हैं धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान समझिए, पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान में जो परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को जो होता है, पदार्थ की अवस्थाओं को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। और जैसे कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कैसे बदला जा सकता है यहाँ पर ध्यान समझिए भाई। कोई अवस्था अगर जो ठोस है तो उसे हम क्या करेंगे, उष्मा दे देंगे, गर्म कर देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। थोड़ा सा और उष्मा देंगे तो वो गैसियस पार्टी में हो जाएगा। अगर जो गैसियस पार्टिकल को हम शीतलित कर देंगे, मतलब फ्रीज कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा। ये कैसे हम कर सकते हैं भाई, अगर जो आपने क्या कीजिए कि एक बोतल लीजिए, उस बोतल में आप क्या कीजिए, धुएं को एकत्रित कर लीजिए। धुएं को एकत्रित करने के बाद उसको बोतल को बंद कर दीजिए। उसके बाद फ्रिज में आप बंद कर दीजिए। फ्रिज में बंद करने के बाद कुछ देर पश्चात आप देखेंगे कि भाई वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर जो और भी शीतलित कर देंगे और देर तक रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोसी अवस्था में बदल जाता है, मतलब बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आप चीज़ें समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल रहा होगा भाई, क्योंकि जब कोई अवस्था जो है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस जल मिल रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ मिल रहा है और यहाँ आप देख रहे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होता है। इसीलिए जब आप फार्मूले पे कहीं कोई सवाल लगाते हो तो बोलते हैं कमरे का टेम्परेचर जो होता है जल का वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि जो जल होगा, जब कोई जल कहा जाएगा तो जल होगा उसका तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। जब बर्फ का नाम होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। और जब वाष्प की बात करेंगे तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। तो फाइनली आज की वीडियो में मैंने इतना बताया। कल इसकी बाद वाली वीडियोज में मैं आपको, ठीक है, वह ऊर्ध्वपातन बताऊंगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो प्लीज अगर जो वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आज नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।